तो असल में मसला ये हुआ है कि जो है ना वो मैंने जूम पे रिकॉर्डिंग किया, और वो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी जो है ना वो गड़बड़ हो गई। चले खैर है, अभी अभी हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था वो पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। देख लेते हैं, अगर जो है वो अगर व्हाट्सएप पे आ सकी तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और अगर हाँ, नहीं सही बात है, सही है। चलें ये लास्ट टाइम है ना, मैंने कोर्स आउटलाइन की जो दो स्लाइडें थी ना, वो मैंने रीड नहीं की थी। अभी मैं क्विकली रीड कर देता हूँ, सारे हमारे पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। IS 16 में हमें बोला गया था इनिशियल कॉस्ट आपने चेक करनी है नॉन करंट एसेट की। उसमें हमने कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग करके बताएं कि कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करनी है। फिर हमने देखा कि जो है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स जो है, ये वाला आज अभी मैं कवर करूंगा। कैपिटलाइजेशन और बोरोइंग कॉस्ट वाली चीज जो है वो मैं, बल्कि ये भी मैंने शायद कवर किया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में बिल्कुल क्लास के एंड पे। क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर बात की थी कि जो क्वालिफाइंग एसेट होगा उसकी कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगी। याद आ रहा है आप लोगों को? हेलो, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। हमने फिर देखा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो उसको कौन सी सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस होते हैं जो कैपिटलाइज होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। उसमें जीएल्स वगैरह हमने देखे, किस तरीके से जीएल्स वगैरह उसमें चीजें रिकॉर्ड हो रही होती है। रिवैल्यूएशन मॉडल हमने रीड किया था। इसी तरीके से डिस्पोजल करते वक्त किस तरीके से गेन और लॉस कैलकुलेट होता है, वो देखा हमने। हमने डेप्रिसिएशन के मेथड्स डिस्कस किए। आज जो है ये गवर्नमेंट ग्रांट वाली चीज है, ये हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है डिस्कस द क्राइटेरिया दैट नीड्स टू बी क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल, ये भी आज हम कवर करेंगे, क्लासिफाइड एज ए हेल्ड फॉर सेल। अप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 5 नॉन करंट एसेट डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, ये भी आज कवर करेंगे हम। डिस्कस द वे इन विच द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये भी आज हम कवर करेंगे। तो अभी तीन टॉपिक जो है वो हमारे रह गए थे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एसेट की क्लासिफिकेशन, डेप्रिसिएशन मेथड, रिवैल्यूएशन, गेन और लॉस डिस्पोजल, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। इसमें भी मेजर इंस्पेक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं। बोरिंग कॉस्ट में क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमारा अगला टॉपिक है गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है? बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है कोई एसेट परचेज करने में आपको जो है सब्सिडी देती है। आपको उस एसेट की परचेजिंग करने में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। अगर मिसाल है कि एक एसेट है 50,000 रुपए का, वो 50,000 रुपए में से गवर्नमेंट कहती है 40,000 मैं दे दूंगी, 10,000 आप दे देना। ये आपको हम जो है ना वो इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप ये इंडस्ट्री लगाएं, और ये 40,000 हम देंगे आपको, 10,000 आप लगाएंगे, ताकि जो है वो फिर हम ये प्रोजेक्ट से जो भी जो भी उसके बेनिफिट्स होंगे वो हम दोनों जो है वो एंजॉय करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, ये देख लेते हैं। अगर कभी कोई गवर्नमेंट ग्रांट अगर दे तो जैसे इस केस में जो है वो यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि द गवर्नमेंट ग्रांट द कंपनी 50,000 इन कैश इन ऑर्डर टू एक्वायर अ न्यूक्लियर प्लांट। द कंपनी देन परचेजेस द न्यूक्लियर प्लांट फॉर 80,000। तो अब सवाल ये है कि कंपनी को जो एसेट है वो 80,000 पे रिकॉर्ड करना चाहिए या 50,000 पे रिकॉर्ड करना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है?
हेलो। आप लोगों को क्या लगता है कि किस किस वैल्यू पे इसकी अकाउंट, आपकी जजमेंट क्या कहती है? चले, अभी आपने गवर्नमेंट ग्रांट की बात नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको आपकी जनरल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग जो है वो आपको क्या कहती है कि एसेट को 50,000 रुपए पे रिकॉर्ड होना चाहिए या 80,000 रुपए पे रिकॉर्ड होना चाहिए? आबिद, आपका क्या व्यू बन रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट जब ग्रांट देती है ना, ग्रांट को पे बैक नहीं करना होता, ये लोन नहीं है, ये आपका हो गया, बस ये। गवर्नमेंट अगर कोई ग्रांट देती है ना, तो फिर वो चीज आपकी हो गई, वो गवर्नमेंट को वापस नहीं देनी होती। ग्रांट ऐसी चीज है, गिफ्ट टाइप की चीज है कि ये गवर्नमेंट ने आपको फाइनेंशियल मदद दी, इसको इस तरीके से समझे। अच्छा देखें, इसमें इसमें जो है ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इफ द एसेट इज नॉट अक्वायर्ड बाय वे ऑफ परचेज, ये खुद से परचेज नहीं किया, बट बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, द एसेट में बी मेजर्ड आइदर एट इट्स फेयर वैल्यू, यानी 80,000 रुपए पे रिकॉर्ड करें, या फिर नॉमिनल अमाउंट पेड बाय द, तो 30,000 रुपए पे रिकॉर्ड होगा या 80,000 रुपए पे रिकॉर्ड होगा, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, वो 50,000 को एज ए इनकम भी दिखा सकते हैं। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि इसको जो है वो आप या तो 80,000 रुपए पे दिखाएं या 30,000 रुपए पे दिखाएं। 50,000 रुपए जो है ना, ये जो अभी जाडून कह रहा था वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट की ग्रांट है, 50,000 रुपए वो गवर्नमेंट ने दिया है, 30,000 हमने मिलाया है, और फिर जाके दोनों वो पैसे मिला के 80,000 रुपए का प्लांट परचेज किया गया है। अब क्लियर हो रहा है थोड़ा सा कि या तो इसको 80,000 रुपए पे रिकॉर्ड होगा, या फिर जो है जो नॉमिनल अमाउंट जो हमने पे किए यानी 30,000 रुपए, वो उस पे रिकॉर्ड होगा। ठीक हो गया, ये एक बिल्कुल। ठीक है, इसमें अगर 80,000 पे लेके जाएंगे ना, तो डेप्रिसिएशन जो है ना बढ़ जाएगी। अभी इनकम ले रहे हो 50,000 रुपए की, फिर बाद में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ना वो ज्यादा आ रहा होगा। बेहतर यही है कि मेरा ख्याल है कि जो जो आपने पे किया है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड कर लो। ठीक है ना, इसका। जी। तो ये एक छोटा सा एक टॉपिक था, तो मैंने बोला ये भी कवर कर लेते हैं। इसमें बस आपने ये डिसाइड करना होता है कि वेदर जो है वो इसकी इसको किस किस वैल्यू पे आपने इसको ग्रांट को कैपिटलाइज करना है। फिर आप बाकायदा आई एस 20 गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से पूरा पूरा चैप्टर आएगा। अगर आप अभी आगे चल के देखेंगे ना, तो मैं आगे ये IS 20 भी पढ़ाऊंगा, जिसमें गवर्नमेंट का ये तो सिर्फ एक छोटा सा एंगल IS 20 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड जो है वो आया था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ये बाकायदा पूरा IS 20 आएगा इसमें। ठीक है, ये छोटा सा एक पोर्शन था वो IS 20 का, तो वो मैंने यहाँ कवर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े।
एसिड्स हेल्ड फॉर सेल। एसिड्स हेल्ड फॉर सेल नाम से ऐसा लगता है कि जो है वो एसिड का इस्तेमाल छोड़ दिया गया है और उसको बेचने के लिए अलग कर दिया गया है। नाम से ऐसा लगता है एसिड हेल्ड फॉर सेल। इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक आईएफआरएस है जिसका नंबर है IFRS 5। ये हम सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन उसका छोटा सा टॉपिक यहाँ पर अगर अभी हम जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेट करता है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर एक स्लाइड डाली है। इसमें जो है ये हमारी कोर्स की आउटलाइन में लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द क्राइटेरिया दैट नीड्स टू बी प्रेजेंट बिफोर नॉन करंट एसेट आइदर इंडिविजुअली और इन अ डिस्पोजल ग्रुप। ये हमारे कोर्स की आउटलाइन में लिखा हुआ है कि ये चीज हमने पढ़नी है। हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि इसका क्राइटेरिया क्या है IFRS 5 के हिसाब से, और हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। ये ये एक IFRS के स्टूडेंट को जो है ना ये पता होना चाहिए। यहाँ पर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात है, डेप्रिसिएशन स्टॉप कर दी जाएगी, डेप्रिसिएशन को रोक दिया जाएगा उस दिन एसेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। जिस दिन डिसाइड कर लिया कि इस एसेट को हेल्ड फॉर सेल IFRS 5 के तहत करना है, उस दिन इस एसेट की डेप्रिसिएशन को रोक दिया जाएगा। एसेट की जो डेप्रिसिएशन है दो ही सूरतों में रोकी जाती है, या तो IFRS 5 के तहत जो है वो उसको बेचने के लिए अलग कर दिया जाए, या फिर जो है वो उसको एक्चुअली बेच दिया जाए। डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट पे दो वजह से जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, कौन सा वाला? ये पीछे वाला गवर्नमेंट ग्रांट वाला, ये IS 20 से रिलेट करता है। द डेट द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज, बेच दिया जाए, एक्चुअली बेच दिया जाए। सेल करते हैं तो डेप्रिसिएशन रुक जाती है ना, डिस्पोजल की जो एंट्री बनाते हैं उसमें डेप्रिसिएशन रोक दिया जाता है ना उस एसेट पर। अगले साल फिर उसको नहीं डेप्रिसिएट किएंगे ना, वो तो बिक गया है, फिर उस बुक से ही खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है आइदर इंडिविजुअली और इन अ डिस्पोजल ग्रुप। ये डिस्पोजल ग्रुप क्या चीज है उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। डिस्पोजल ग्रुप अ ग्रुप ऑफ एसेट्स टू बी डिस्पोज ऑफ बाय सेल और अदरवाइज टुगेदर एज अ ग्रुप इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। अब बात का क्या होता है, कंपनी के 6 प्लांट हैं। प्लांट नंबर 3 को कंपनी ने डिसाइड किया कि प्लांट नंबर 3 जो है वो हम उसको बेचने के लिए अलग कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे जरून के केस में ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ब्रांचेज जो हैं वो बनी हुई हैं उनकी। ठीक है, अगर किसी एक ब्रांच को मैनेजमेंट सोच ले कि जो है वो उसको हम किसी को बेचने के लिए निकाल रहे हैं, तो जिस दिन जो है ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है, उस दिन से इसकी डेप्रिसिएशन रुक जाएगी और ये डिस्पोजल ग्रुप ट्रीट किया जाएगा। एक अकेला एसेट नहीं बेचा जा रहा, यानी कोई मशीन, छोटी सी मशीन या जो वहां पर रखे हुआ फर्नीचर है, सिर्फ एक कोई एक एसेट नहीं बेचा जा रहा, पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ एसेट है, पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ एसेट्स है। यानी जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि ब्रांच पूरी की पूरी बेच रहे हैं, 8 ब्रांचें हैं, एक ब्रांच बहुत लॉस दे रही थी, तो उसको मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि यार इसको हम निकाल देते हैं, इसको हम किसी और को दे देते हैं। ठीक है, बाई बाई सेल और अदरवाइज टुगेदर एज अ ग्रुप इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। एक सिंगल ट्रांजेक्शन में उसके ना सिर्फ उस पूरी ब्रांच के एसेट जाएंगे, साथ साथ उसकी लाइबिलिटीज भी जो है वो जितनी भी उसके अंदर होंगी वो भी जाएंगी। ठीक है, तो लाइबिलिटीज और एसेट दोनों मिला के एज अ ग्रुप बेचा जाएगा। जी बोले। छोटा नजर आ रहा है? ठीक है, समझ आ रही है आपको? ग्रुप डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है? एक या तो अकेला एसेट बेचा जाए आइदर इंडिविजुअली, या फिर एज अ डिस्पोजल ग्रुप बेचा जाए। तो डिस्पोजल ग्रुप की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? ग्रुप ऑफ एसेट्स, एक 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 एसेट्स का ग्रुप बना के उसको हम बेचने के लिए अलग कर दें। ठीक है, इसको कहते हैं एसेट हेल्ड फॉर सेल। तो इसमें मेनली जो ट्रीटमेंट होगी ना,
ट्रीटमेंट बस ये डेप्रिसिएशन के रोक देने वाली ट्रीटमेंट होगी, ठीक है ना। एक चीज होगी कि उस चीज पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हम रोक देंगे। ठीक है। इसकी जो जितनी भी बुक वैल्यू होगी वो बुक वैल्यू जितनी भी होगी ना, नॉन करंट एसेट जो भी जिसको भी हमने अगर हेल्ड फॉर सेल कर दिया है, उसकी कैरिंग अमाउंट जितनी भी बच गई है, कैरिंग अमाउंट को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक वर्किंग की शक्ल में बता देता हूँ। कॉस्ट। जी। 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 ठीक। अच्छा, एक एक एसेट है 60,000 रुपए का, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिसाल है कि 22,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो चुका है। ठीक है। और उसकी करंटली जो कैरिंग वैल्यू है वो आ रही है 60 - 22,000, 38,000 की उसकी कैरिंग वैल्यू आ रही है। तो हम नॉर्मली क्या होता है कि इसको डेप्रिशिएट किया जाता है। सही है। नॉर्मल हालत में अगले साल भी डेप्रिशिएट होता है। अगर अगर IFRS 5 एप्लीकेबल हो गया, यानी एसेट को हेल्ड फॉर सेल यानी सेल करने के लिए अलग कर दिया गया, उस सूरत में ये जो 38,000 रुपए की रिकवरी है, या 38,000 रुपए की जो रिकवरी है, वो सेल करने के बाद जो है ना, वो रिकवरी जो होगी, रिकवरी ऑफ 38,000 विल बी डन थ्रू सेल इंस्टेड ऑफ यूज। समझ में आ रही है बात? ये जो 38,000 रुपए की जो रिकवरी है, वो सेल करके रिकवरी की जाएगी, बजाय यूज करके। यूज करेंगे तो डेप्रिशिएट होगा। ये वाली बात समझ में आ रही है मैंने जो बोली? हेलो। अच्छा, ये देखें, ये वाला पैराग्राफ दोबारा पढ़ते हैं। ऐसा नॉन करंट एसेट जो कि हेल्ड फॉर सेल के लिए क्लासिफाई कर दिया गया है, अगर उसकी जो कैरिंग अमाउंट है, उसकी रिकवरी विल बी रिकवर्ड मेनली थ्रू अ सेल ट्रांजेक्शन देन थ्रू कंटिन्यूइंग यूज। यूज करते हैं तो डेप्रिशिएट करते हैं। ये बात समझ में आती है? तो फायदा किसी भी एसेट से दो तरीके से इस्तेमाल करके किया जाता है, या तो उसको यूज कर दो या उसको सेल कर दो। फायदा दो तरीके से उठाया जाता है। जो बेनिफिट है, उस एसेट के अंदर जो बेनिफिट छुपा हुआ है, वो दो तरीके से हम उस एसेट के जो बेनिफिट को हम अपने पास करते हैं। या तो वो यूज करके उसका बेनिफिट लेते हैं, या फिर उसको सेल करके बेनिफिट देते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? यूज करना और सेल करने वाली बात क्लियर हो रहा है? बेनिफिट कैसे उससे उठाना है किसी भी एसेट से। अब जैसे IS 2 है ना, इन्वेंट्री का है। तो इन्वेंट्री भी एक एसेट है। उस एसेट को हम सेल करके बेनिफिट उठाते हैं। इन्वेंट्री जब खरीदते हैं तो आगे बेचते हैं ना। एक चीज ली 100 रुपए की और उसको 105 रुपए में बेच रहे हैं, तो सेल करके 5 रुपए का बेनिफिट कमाया हमने। सही है। और जो 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 फिक्स एसेट होते हैं, जो IS 16 के एसेट्स होते हैं, उनको हम यूज करते हैं और उसका डेप्रिसिएशन हम जो है वो उसको चार्ज कर रहे होते हैं। ये ट्रीटमेंट क्लियर हो रहा है कि एसेट को दो तरीके से बेनिफिट उठाया जाता है, या तो यूज करके या तो सेल करके। ठीक है, क्लियर है? ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे। गवर्नमेंट ग्रांट वाली बात थी कि गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे अकाउंट फॉर करना है, और दूसरी बात थी एसेट हेल्ड फॉर सेल, जिसमें जिसमें डेप्रिसिएशन रोक दी जाती है जब IFRS 5 के लिए अगर किसी एसेट को डिक्लेयर कर दिया जाए कि भाई ये वो एसेट है जो IFRS 5 के तहत हेल्ड फॉर सेल अलग कर दिया गया है। ठीक है। IFRS 5 को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आगे चल के। अभी फिलहाल मैंने बिल्कुल समराइज फॉर्म में ये बताया है कि जो IS 16 यानी जो डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है, या जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो चैप्टर है, इसके अंदर जो है वो IFRS 5 के एसेट अगर आ जाए तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसेट्स हेल्ड फॉर सेल की क्राइटेरिया जो है, इसमें लिखा हुआ है कि
Is the asset available for sale immediately? Has the management committed itself to a sales plan? Has an active program to sell begun? Is the sale expected to happen within 1 year? ये वो सारे क्राइटेरिया हैं कि अगर अगर इन क्राइटेरिया पे जो है वो अगर सबका जवाब यस में आ जाए, सबका जवाब अगर यस में आ जाए तो सारे क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं, और सारे क्राइटेरिया अगर मीट कर जाते हैं तो इसका मतलब है वो एसेट जो है वो IFRS 5 के तहत हेल्ड फॉर सेल हो जाएगा। देखिए इसमें फिर ये वाला फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। एन एंटिटी शेल, ये वाली चीज आ जाएगी। एन एंटिटी शेल शेल मेजर, इसकी जो वैल्यूएशन होगी, उसकी जो मेजरमेंट होगी वो होगी एट लोअर ऑफ, ये वाला जुमला जो है मैं यहाँ से कॉपी करके जो है ना एक्सेल पे एक्सेल पे यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ इस जुमले को। अच्छा, इसमें लिखा हुआ एट लोअर ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगी ना, ये ए है, ये बी है, इन दोनों में से अगर कैरिंग अमाउंट मिसाल है 28,000 38,000 रुपये आ रही है हमारे केस में, अभी जो ऊपर मैंने एक केस बनाया था यहाँ पर, कैरिंग अमाउंट जो है वो 38,000 रुपये है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसको बेचने की कॉस्ट अगर मिसाल है 35,000 आएगी, तो IFRS 5 के तहत इसको जो है वो 35,000 रुपये पे मेजर होना चाहिए। लोअर ऑफ के तहत लोअर ऑफ के तहत दोनों में से जो भी मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा इज इक्वल्स टू मिनिमम, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा 35,000 रुपये। समझ में आ रही बात? IFRS 5 के तहत इसको हमने उसकी कैरिंग वैल्यू को 38 से उठा के 35 पे लेके आ जाना। ठीक है, ये क्लियर हो रही है? ये वाला जुमला आप क्लियर हो रहा है? हेलो, जरूर। लोअर ऑफ वाली बात समझ में आ रही है ना, ये वाली जो बात लिखी हुई है? एक सिनेरियो ये हो सकता है, और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि फेयर वैल्यू जो है वो 40,000 रुपये हो, तो फिर लोअर क्या होगा? जो करंट कैरिंग वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी। ये जो 3,000 रुपये का जो ये नुकसान हुआ है ना, इसको इसको कहते हैं इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट कहते हैं इसको। इम्पेयरमेंट की 3,000 की एंट्री बनेगी इस केस में। इम्पेयरमेंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और जो जो भी आपका जो एसेट होगा वो 3,000 रुपये से, इम्पेयरमेंट ये एक्सपेंस है। ठीक है, एक एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा एक तरीके से, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस जिसको बोलेंगे। ठीक है, 3,000 से उसकी वैल्यू गिर चुकी है। ये सिनेरियो वन में ये एंट्री बनेगी, जिसमें फेयर वैल्यू जो है ना, फेयर वैल्यू जो है वो नीचे की साइड पे आ रही है, लोअर साइड पे आ रही है। ठीक है, उसमें ये इम्पेयरमेंट की एंट्री बनेगी। दूसरा केस जो है, इसमें कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि ऑलरेडी एसेट 38,000 का मौजूद है। ऑलरेडी एसेट जो है वो 38,000 रुपये पे मौजूद है, तो फेयर वैल्यू की जो ये जो एक्स्ट्रा एंट्री, ये एंट्री नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ IS IFRS 5 के तहत इसके एन ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि एन एंटिटी शेल मेजर आर नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल फॉर लोअर ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, हो गया? क्लियर है यहाँ पर? आगे बढ़ो। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। जी।
ये सेल के टाइम पे ये 2,000 का गेन गेन आएगा जब एक्चुअली सेल हो जाए। अभी तो सिर्फ है ना खाली बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी रखनी है, बुक्स में उसकी वैल्यू 38 रखनी है, 40 अभी तो लोअर साइड पे रखनी है। 40 जिस दिन बिकेगा ना, एक्चुअली वो 40,000 में बिकेगा या 42,000 में बिकेगा, वो फेयर वैल्यू उस वक्त जो भी सेल प्राइस तय हो जाएगी उसके हिसाब से जो है वो फेयर वैल्यू जो है वो उसका गेन रिकॉर्ड हो जाएगा। ये 2,000 का गेन जो है ना एट द एक्चुअल सेल प्रोसीड जब रियलाइज होगी ना, मतलब एक्चुअली ये एसेट किसी और के हाथ में चला जाएगा, उस दिन ये 2,000 रुपए की जो एंट्री है वो पड़ेगी। अभी नहीं पड़ेगी कोई एंट्री, राइट नाउ नहीं पड़ेगी IFRS 5 में। अभी सिर्फ खाली इरादा किया है कि एसेट को बेचने के लिए अलग कर दिया गया, ये जस्ट IFRS 5 के तहत अलग कर दिया गया है एसेट को। बस ये जैसे ही सोच लिया ना, सोच लिया, ये सोचने के बाद ये देखिए ना, मैनेजमेंट हैज कमिटेड, ये सारे सवालों के जवाब अगर यस में आ रहे हैं तो मतलब इसका मतलब है IFRS 5 के सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। उसी दिन फिर जो है वो इसको जो है ये वाला ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसी दिन एप्लीकेबल होगा ये वाला, जब सारे सवालों के जवाब, ये क्राइटेरिया जो IFRS 5 का जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया पे अगर एसिड पूरा उतरता है तो तो फिर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन रोक दी जाएगी। दो बातें हमने सीखी यहाँ से IFRS 5 की, या तो इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर लो या तो इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड ना करो, और दूसरा डेप्रिसिएशन को रोक दो। डेप्रिसिएशन जितनी रिकॉर्ड होनी थी उस दिन तक, जिस दिन ये फैसला हो गया, डेट डेट इंपॉर्टेंट है, डेट से बड़ा मैटर करेगा। एग्जाम में सिनेरियो आएगा उसमें लिखा हुआ होगा कि ये वाला एसेट जो है वो कंपनी हैज डिसाइडेड टू क्लासिफाइड अंडर IFRS 5 हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, डायरेक्ट IFRS 5 का वर्ड यूज ना करें, लेकिन अल्फाजों में ऐसी बात करें कि वहां दिख रहा हो कि यार ये वाला एसेट तो हेल्ड फॉर सेल में जा रहा है, सेल के लिए अलग कर दिया गया। ठीक है, डायरेक्ट IFRS 5 का वर्ड यूज नहीं करेगा, लेकिन अल्फाज ऐसे होंगे कि सारी इंडिकेशन जारी होगी कि यार या इस पे IFRS 5 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आगे बढ़े। झाड़ू आप साथ है हमारे? मैं आगे तो नहीं बढ़ रहा, तेज तो नहीं जा रहा? चले, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये एक IS है, IS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। ये हम सेपरेटली पूरा पढ़ेंगे, IS 40। अभी जस्ट यहाँ पर इसलिए लाया गया क्योंकि इसमें यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, डिस्कस द वे, ये आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन में ये पहला जुमला लिखा हुआ है, डिस्कस द वे इन विच द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कैन डिफर फ्रॉम अदर प्रॉपर्टीज। तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पता हो कि प्रॉपर्टीज की कितनी किस्में होती हैं, तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, ये IS 40 का जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। जो जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है इसके ऊपर क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता है। तो डेप्रिसिएशन कौन, अगर आपसे सवाल पूछे कोई कि कौन कौन से एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता, तो आपके पास क्या जवाब होगा? एक एक तो हो गया IFRS 5 ऐसे हेल्ड फॉर सेल, और दूसरा ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। IS 40 के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, अभी मैं पढ़ाता हूँ आगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन अगर कैसे चूज द बेस्ट आंसर्स नहीं होते, उसमें अगर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास कि डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन, चार ऑप्शन दे दे आपको, IS 2, IS 3, IFRS 4, इस तरीके के चार पांच ऑप्शन दे दे आपको, अगर सिलेक्ट करने के लिए दिया जाए, तो आप कौन कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि किस किस हालत में डेप्रिसिएशन नहीं होता? IFRS 5 हेल्ड फॉर सेल, इन दोनों एसेट जो भी होंगे इनके ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से इम्पेयरमेंट भी जो है वो कैलकुलेट नहीं होती इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, प्रॉपर्टी जो है अगर यहाँ पर इस्तेमाल, आपने प्रॉपर्टी आपके पास तो है, लेकिन अगर वो आपने बेचने के लिए रखी है
मतलब ये ली इसीलिए कि बेचनी है, ये ली ही इसीलिए है कि बेचनी है। एक होता है यूज करते हुए रोक दिया गया है। आईएफआरएस 5 और आईएस 40 में क्या फर्क है? आईएफआरएस 5 में अच्छा खासा एसिड यूज हो रहा था, उसको अचानक से रोक दिया गया उसका इस्तेमाल। ठीक है। और आईएस 40 में डे वन से ही हमारी नीयत जो है ना वो बेचने की थी। यानी जैसे ये जो बड़े बड़े प्लाजा बनते हैं जिसमें 150 फ्लैट अगर बनाए अगर, तो 150 फ्लैट में से नियत ये है कि एक फ्लैट जो है वो एक ऑफिस, 100 ऑफिस का अगर एक प्लाजा बन रहा है और एक ऑफिस कंपनी ने सोचा है एक हम रखेंगे, बाकी 99 जो है ना हम बेच देंगे, या बेच देंगे या रेंट पे चढ़ा देंगे, जो भी मतलब जैसा भी कस्टमर लगेगा, या तो उसको रेंट पे दे देंगे या तो उसको सेल कर देंगे। ठीक है। तो ये जो 100 ऑफिस का जो इतना बड़ा प्लाजा खड़ा हुआ है, तो इस किस्म की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में से आईएस 40 की जो प्रॉपर्टी होगी वो 99 ऑफिसेज होंगे जो कि आईएस 40 की डेफिनेशन में मीट करेंगे। वो जो एक ऑफिस जो अपने खुद के लिए रखा हुआ है, हेल्ड फॉर यूज, ओनर ऑक्यूपाइड, ओनर ने खुद अपने इस्तेमाल के लिए अगर रख लिया अगर कोई प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी आईएस 16 के तहत यूज होगी और उसको ऊपर प्रॉपर्ली डेप्रिशिएट होगा। और उसके अंदर फिर आईएस 16 के जो भी रूल्स होते हैं जिसमें कॉस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें फिर जो है ना आ, वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। ये वाला पैराग्राफ समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल, बेचने के लिए रखी गई है। और वो जो इन्वेंट्री हेल्ड फॉर सेल होता है ना, एक प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल है, एक होता है इन्वेंट्री हेल्ड फॉर सेल, तो वो फिर आईएस 2 में चला जाता है। यार ये मैंने खुद ही इधर उधर से पढ़ पढ़ा के इधर उधर से मेल मिला जुला के बनाई है स्लाइड। क्या कह रहे हैं मेरे भाई? हाँ, ये रेडीमेड अवेलेबल नहीं थे, ये तो मैं बैठ के 2 घंटे की क्लास के लिए 5 घंटे मुझे पढ़ना पड़ता है। ये पहले जो है वो मैं ये तैयार करता हूँ सारा मटेरियल ताकि आप लोगों को बता सकूं। हाँ वही, अपग्रेड 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 नहीं होगा तो मैं आउटडेट हो जाऊंगा भाई। हाँ वाकई, टू ए है भाई। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के पास, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन होती है वही, देखें जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे हैं ना उसमें आप अगर नोट करो तो कॉस्ट मॉडल पे है या रीवैल्यूएशन मॉडल पे का कंपनी, जो पूरे आईएफआरएस में जगह जगह कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल का तस्करा आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए भी जो है वो कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल का ट्रीटमेंट मौजूद है। लेकिन इधर का रीवैल्यूएशन मॉडल थोड़ा डिफरेंट होगा, वो मैं आगे चल के जब आईएस 40 पढ़ रहे होंगे उसमें हम जो है वो डील करेंगे। अभी अभी के लिए जो है वो बस खाली इतना समझ लें कि इसके अंदर भी जो है वो दो ऑप्शन मौजूद हैं आईएस 40 के लिए, कि उसको हम कॉस्ट मॉडल पे चलाना चाहते हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल पे चलाना चाहते हैं। अभी के लिए इतना काफी, क्योंकि अभी इसमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। जब आईएस 40 हम पूरा पढ़ रहे होंगे उसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि उसकी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज क्या पड़ती हैं। ये वाली एंट्रियां नहीं पड़ेंगी जो अभी हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्रियां पढ़ी थी ना, ऐसी एंट्रियां नहीं होती हैं उसमें, वो डिफरेंट होती हैं थोड़ी। ठीक है। वो मैं सेपरेटली उसको फिर जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसको हम देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है कि लैंड या बिल्डिंग हेल्ड बाय ऑनर और बाय लेसी अंडर अ फाइनेंस लीज टू अर्न रेंटल्स, ये वो प्रॉपर्टीज हैं, ये तीन किस्म की प्रॉपर्टीज का जिक्र है। इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहा गया है। ऐसी लैंड या बिल्डिंग, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि ओनर ने रखी है किराए पे देने के लिए, फाइनेंस लीज पे, जैसे बैंकर्स के साथ होता है। फाइनेंस लीज होती है ना, बैंक के साथ जो अरेंजमेंट होता है कि अगर बैंक को इन्वॉल्व करके किसी को बेचा जाए, बैंक बैंक जो है वो पूरी पेमेंट कर देता है ओनर को, और आगे जो है वो जो भी खरीदार होता है वो किस्तों में बैंक को पैसे दे रहा होता है, ये फाइनेंस लीज कहलाती है। ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी या किराया किराया कमाने के गर्ज से जो प्रॉपर्टी ली गई है, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन। अब लोग लोग प्रॉपर्टी क्यों लेते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो उससे जो कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू वैल्यू बढ़ेगी तो उससे हमारा कैपिटल एप्रिशिएट होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। तो ये वो अगर ऐसी प्रॉपर्टी जो इन तीन क्राइटेरिया पे, ये तीनों चीज, तीनों तीनों बातें जो लिखी हुई हैं, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाती है। जी कोई सवाल कर रहे थे सर आप लोग? नहीं नहीं, ये कार तो इधर आ ही नहीं है ना। कार तो इधर आ ही नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई है वो जी। बेचा नहीं तो रेंट पे चढ़ा दिया। देखो दो ऑप्शन है ना, बेनिफिट कमाने के दो तरीके हैं। या तो बेच दो, मैंने अभी जो बात करी थी ना, दो बातें की थी। एक करो यूज कर लो या सेल कर दो। अब ये तीसरा तरीका आ गया ना, या बेनिफिट कमाने का तीसरा तरीका, रेंट पे दे दो उसको। रेंट पे दे दो तो रेंट से भी तो बेनिफिट आएगा ना। नहीं 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 नहीं, IS 16 नहीं है ना, ये IS 16 नहीं है ना, IS 40 लग गया ना इसमें। जब आपने इरादा कर लिया कि ये मैं यूज नहीं करूंगा और बेचूंगा या उस पर किराया कमाऊंगा, ये बात लिखी है ना। या तो अर्न रेंटल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब बन जाती है? या तो आपने उसकी नियत रखी हो अर्न रेंटल, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, या फिर दोनों और बोथ। रेंट भी कमाऊंगा और कैपिटल एप्रिसिएशन भी कमाऊंगा। और का वर्ड लिखा हुआ है, और का वर्ड लिखा हुआ है। अब इसमें से कोई भी ऑप्शन बंदा सेलेक्ट कर सकता है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज इनिशियली रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट कॉस्ट। और कॉस्ट जो है वो कॉस्ट, कॉस्ट को भी कैलकुलेट करने के तरीके जो है वो आपने देखा है कि IS 16 में भी कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका बताया। उसमें भी यही परचेज प्राइस का जिक्र है, उसमें भी वही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जिक्र है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ड्यूटीज उधर भी जिक्र था, इधर भी है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल लॉयर फीस, ट्रांसफर कॉस्ट एंड टैक्सेस। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए दो तीन चीजें स्पेसिफिकली बता दी उन्होंने, कि जो है वो अगर आपने कंस्ट्रक्शन की है और तो उसको IS, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो IS है, वो वो सेपरेटली हम पढ़ेंगे। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है और वो कैसे अकाउंट फॉर होता है, उसकी पूरी बाकायदा उसका पूरा IS है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, IS 11। ओ विल IS 11 जो है ये हम देखेंगे। इसमें मेरा ख्याल है इसके साथ जो है वो IFRS 5 के साथ मिला दिया गया है इसको। IFRS 5 के 15 के साथ इसको जोड़ दिया गया है। ओके। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से IS 11 होता था, जिसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे जो है वो उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता था। यहाँ जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन का वर्ड यूज किया ना मैंने, यहाँ से आपको जो है वो IS 11 की तरफ रेफर किया है, कि यहाँ से IS 11 की कैलकुलेशन जो है वो कैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेट होती है, वो हम IFRS 15 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, ये आपका हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये प्रेजेंटेशन आपने देखी है जी। लेकिन यार ये ब्लू वाले मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर एक नीचे जुमला लिखा हुआ है, आप ये देखो ना, ये जो जुमला है ना, इसकी वजह से जो है वो मैंने फिर ये इसको फिर एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना। ये जुमले ने जो है ना IS 11 को खत्म कर दिया है। ठीक है।
मैंने पहले यही बताया था आपको कि हालांकि देखो ये इसमें लिंक भी दिया हुआ है पूरा आईएएस। आईएएस पूरा जो है ये देखो ना, ये पूरा दिया हुआ है, नहीं तो ये लिंक ही नहीं देता। अगर ये डिलीट हो गया होता तो ये लिंक ही नहीं देता इसका। लेकिन ये इसने पूरा पूरा आईएएस 11 का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पूरा चैप्टर इसने यहाँ पर मौजूद है। इसको जब IFRS 15 और दोनों को जोड़ के पढ़ लेंगे ना, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है वो आपके सिलेबस में भी देख लेते हैं ना कि इससे रिलेटेड क्या कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं। तो अभी जैसे हमने रेवेन्यू रिकग्निशन पे अभी हमने हमने सेकंड टॉपिक से उठाया था, क्योंकि बैलेंस शीट के बाद, बैलेंस शीट जब एसेट से स्टार्ट होती है उसका पहला टॉपिक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। इसलिए मैंने रेवेन्यू रिकग्निशन अभी नहीं पढ़ा है। तो अभी हमने सेकंड टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये IAS 36 है। ये लीजेस की जो बात है ना, अभी जो थोड़ा सा टॉपिक जो छिड़ा है लीजेस का, तो हम सीक्वेंस कुछ यूं बना लेते हैं कि सीक्वेंस हम ऐसे बना लेते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं IAS 16, ठीक है। इसके बाद हम उठा लेते हैं IAS 38, ठीक है। इसमें हमने PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ लिया। ये हम पढ़ लेंगे इंटेंजिबल एसेट्स। सीक्वेंस जो है वो हम इस तरीके से बना लेते हैं कि IAS 16, IAS 38 के बाद जो है वो IAS 36 पढ़ लेंगे, इम्पेयरमेंट, क्योंकि दोनों चैप्टर्स में इम्पेयरमेंट बार 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 आ रहा है, तो इम्पेयरमेंट पढ़ लेंगे। और इन तीनों में जो है ना लीजिस का जिक्र भी आ रहा है बार बार। तो IAS जो है IFRS 15 है लीजिस से रिलेटेड, तो वो भी फिर हम उस पर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। या सारे एसिड पहले कवर कर लें, क्या ख्याल है आप लोगों का? सारे एसिड्स पहले कवर कर लें। ये इन्वेंट्री कर लेते हैं फिर, या इसका ये लाइन से सारा एसिड्स कवर कर लेते हैं, एसिड्स से रिलेटेड IAS 40 पूरा कंप्लीट करा देते हैं यहाँ से ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये सीक्वेंस रख लेते हैं, ठीक है। फिर लीजिस पे चले जाते हैं। तुम लोगों को है ना ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, इसमें जो जो चीजें पढ़ी है ना, मैं तुम्हारे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। फौरन तुम्हारे को जो है ना सवाल पढ़ते ही क्लिक होना चाहिए, और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन के लिए फौरन से दिमाग तुम्हारा है ना दौड़ना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के हवाले से जो है ना आपके साथ मैंने जो एक्सेल की फाइल भी शेयर की थी, तो इसमें मैंने यही नियत थी कि ये जो प्रेजेंटेशन है, ये चीज कैसे एंट्रियां विंट्रियां जो बनती हैं जनरल लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीजें आती हैं, इसका मैंने छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाला था। ये पूरा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फर्स्ट आइटम है हमारा एसेट साइड पे। ये कंपैरेटिव टू 2002 और 2001 का जो कंपैरिजन बना हुआ है, ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है। हो, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस लिंक मैंने इसमें दिया हुआ था, ये प्रैक्टिस लिंक इसको चला भी लेते हैं। ये वाला आप लोग प्रैक्टिस लिंक चलाइएगा। इसमें आप लोगों को जो है वो आ, क्या चीज, ये वाला नहीं मिला? मैंने यहाँ लिंक भी तो लगा के भेजा था, सबसे पहली स्लाइड पे लिंक भी तो भेजा था। एक मिनट, एक मिनट। ओवरव्यू वाली क्लास जो थी ना हमारी, ओवरव्यू वाली क्लास, इसमें जो है वो सबसे पहली लाइन पे ही मैंने पास पेपर का लिंक बना के भेजा था। ये रहा ना, ये व्हाट्सएप पे मैं भेजता हूँ ये इसको। ये वाली ओवरव्यू वाली स्लाइड शेयर की तो है, ये नहीं की? ये देखो ना ये, हाँ, ये मैंने व्हाट्सएप पे ही डाल दिया है तुम लोगों को। ये
इस लिंक पे जाके जो ना, मैं चला के भी दिखा देता हूँ ना, ये लिंक चला के भी दिखा देता हूँ। ये पास्ट एग्जाम्स ACCA ग्लोबल, ये खुल गया। ये पास्ट एग्जाम्स आ गया। ये क्वेश्चन पेपर या आंसर, क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है। क्वेश्चन पेपर के लिए जो है वो इस लिंक पे जाना पड़ेगा। ये वाली चीज आप लोगों को नहीं मिल रही क्या? और लिंक तो यार पहले ही भेजा था मैंने यार, नहीं भेजा था? भेजा था यार। कोई चीज यहाँ मिस हो जाए तो या मीडिया में आ रही होगी ना? मीडिया में आ रही होगी। ये रही ना, ओवरव्यू की स्लाइड दी तो है, ये रही स्लाइड है ना। कोई भी चीज मिस हो जाए तो ये डॉक्यूमेंट में जाके गैलरी में जाके देख लो ना, यहाँ मिल जाएगी। ठीक है। चलें। ये IS 16 हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आखिरी आखिरी बातें कर रहा हूँ। पास्ट पेपर में एक सवाल मैंने निकाला था, क्वेश्चन 3B। इसका जो है वो आ, इसको कोशिश करें आप लोग अटेम्प्ट करने की। अटेम्प्ट किया किसी ने? ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया दोनों में से किसी ने? अबे तुमने किया नहीं किया ये बताओ। आबिद के ऊपर टोपियां नहीं रखो। तुम अपना बताओ, तुमने किया? कहाँ आया हुआ हूँ, पूरा हफ्ता हो गया मेरा भाई, ये तो कल की बात है ना। आबिद, आबिद की आवाज नहीं आ रही, कहीं गायब तो नहीं हो गया? सारे ना वो- उसको पास होना है। तुमको क्या करना है भाई? तुम पढ़ा रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? अबे एग्जाम में मेरे को कैसे कांटेक्ट करेगा भाई? अच्छा भाई, पूरा बाकायदा पूरा प्रॉपर जो है वो आबिद ने जो है वो मेहनत दिख रही है भाई। गुड यार। नहीं भाई, तुम चीटिंग कर लोगे। अरे यार आबिद, तुमको नहीं देना चाहिए था ये यहाँ से ग्रुप में। ये ये भाई साहब चीटिंग कर लेंगे। अच्छा। सही है, सही है। चलो ठीक है। मेरे को मिलजुल के करेंगे इंशाल्लाह, जो है वो मेरा ख्याल है वो अच्छा हो जाएगा। तुम लोग ये वाला सवाल जो है ना अटेम्प्ट करो, फिर इसका हम है ना आंसर जो है ना डिस्कस करते हैं। तुम लोग अटेम्प्ट नहीं करोगे ना तो जो है उस वक्त तक जो है वो बात बनेगी नहीं। मैं अगला टॉपिक उठा रहा हूँ, इजाजत है आप लोगों की? अगला टॉपिक। चलो अब या तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक बार जो है वो तुम्हारे सवालात ले लेते हैं। हाँ देखो ना, ये चलो मैं पढ़ के तुम्हारे सामने पढ़ के थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है। इन द ईयर एंडिंग 30 सितंबर, डेल्टा had begun a project which was seeking to identify new and improved ways of manufacturing. Expenditure incurred in that year was as follows. अब इस सवाल में जो है वो ये कह रहा है कि आपने जो है वो बताना है कि इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें दिखेंगी। 2004 और 2005, 2004 और 5 दोनों में जो है वो 20x4 है। मैं इसको 2004 ऐसे ही रीड कर रहा हूँ, ठीक है। 20x4 और 20x5 में इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, किस वैल्यू पे होगी, कितनी डेप्रिसिएशन बनेगी, इस सवाल को रीड करना है और उसमें से जो है वो वैल्यूज निकालनी है। अब इसमें जैसे सवाल लिखा हुआ है परचेज ऑफ मशीनरी, अब मैं सवाल पढ़ने जाऊंगा ना तो थोड़ा सा हमारा टाइम जो है वो इधर इन्वॉल्व हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आप लोग इस सवाल को स्टडी करते और इसके हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करते, मतलब यानी इसका जो आंसर है वो वो खुद से बनाते, तो वो ज्यादा मतलब वैल्यूएबल हो जाता। अब बोलो आप, मैं क्वेश्चन इसको यहीं पर रीड करूं?
चले, ठीक, ठीक है, ठीक है। ऑन January 1, अच्छा इधर से जो है ना डेट्स, डेट्स हम निकाल लेते हैं, डेट्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट डेट्स बन रही हैं, 30 सितंबर। अब इसको जो है ना 20 x4 और x5 को कैसे करें यार? 0 4 कर दें, क्या करें? 0 4 कर दें या 14 कर दें? चलो, 2014 और 2015 2 साल है हमारे। अब हमें बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है ना? बैलेंस शीट में आपको आपको पता है कि बैलेंस शीट में जो है यहाँ पर जो पीपीई का जो नंबर आएगा, वो यहाँ का नंबर निकालना है और यहाँ का नंबर निकालना है, ठीक है? अब इसके लिए फिर हमें पता है, आपको पता है वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है? ये 2 डेट्स है हमारे लिए। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ऑन ईयर एंडिंग होता है इनका 30 सितंबर को, ठीक है? ईयर एंडिंग होता है 30 सितंबर को। डेल्टा हैड बिगन अ प्रोजेक्ट विच वाज सीकिंग टू आइडेंटिफाई न्यू एंड इम्प्रूव वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट्स की प्रोडक्ट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन दैट ईयर वाज एज फॉलोज। 1 जनवरी से लेके the purchase of machinery costing 15 million to be used exclusively on the project. The director estimated that at 30th June 20x5, the machinery would be sold for 1.5 million as it would no longer be required. From January 1 से लेके 30 सितंबर तक टोटलिंग 1 मिलियन पर मंथ, 1 मिलियन पर मंथ जो है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगेगी, 1 मिलियन पर मंथ। तो ऐसे 9 महीने हैं 1 जनवरी से 30 सितंबर तक, जिसमें 1 मिलियन पर मंथ इस प्रोजेक्ट पे लगेंगे, ठीक है? On September 30, the director of Delta were unsure about the technical feasibility and commercial viability of this project. Details of the project for the year ended 30 were as follows. मेरा ख्याल है इसमें सवाल जो है ना, सवाल इसमें लिख रहा है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट 1 and 2 explain and show how the transaction described there should be accounted for and reported in the financial statement of Delta. ये रिक्वायरमेंट को जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, उस वक्त तक आप जवाब तक नहीं पहुंच पाओगे कि ये बोल क्या रहा है। रिक्वायरमेंट आपने पढ़नी, ये पहले इसने स्टार्टिंग लिया, डेल्टा प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 सितंबर हर साल को, द फॉलोइंग एग्जिबिट अवेलेबल ऑन द लेफ्ट साइड स्क्रीन रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। परचेज ऑफ एसेट, इंटरेस्ट फ्री लोन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये जो तीसरा वाला है ना, तीसरा वाला पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये वाला मैंने उठा के जो है स्नाइपर मारा था इस स्लाइड के साथ। ये 9 नंबर का सवाल, ये 25 नंबर का पूरा सवाल था, ये 25 नंबर का पूरा सवाल था, ये वाला। इसमें 1 और 2 जो है ए में कवर्ड है, और जो 3 है वो बी में कवर्ड है। तो ये थर्ड पॉइंट है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसमें ये कह रहा है कि प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, ये जो प्लांट है, उस प्लांट की जो है वो कॉस्ट बतानी है कि कॉस्ट कितनी होगी, डेप्रिसिएशन कितनी होगी, उसकी जो है वो वैल्यूएशन क्या होगी। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट 3, अभी जो मैं ये उठाया एग्जिबिट 3 से उठाया है, एग्जिबिट 3 से जो है ना ये मैंने डिटेल उठाई है। एक्सप्लेन एंड शो हाउ द ट्रांजेक्शन डिस्क्राइब देयर शुड बी अकाउंटेड फॉर। इसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? अकाउंटेड फॉर का मतलब है कैलकुलेशन कैसे होगी। एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 2004 और 5 पे आपने ना बताना है कि 30, ये जो मैंने अभी जो एक्सेल पे बनाने की कोशिश की है यहाँ पर, ये चाह रहा है पीपीई में क्या नंबर आएगा, और इनकम स्टेटमेंट में यही चीज जो है, इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन की मद में क्या आएगा, इनकम स्टेटमेंट में जो नंबर आएगा वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का नंबर आएगा ना। तो ये वाली प्रेजेंटेशन हमने जो है ना वो करनी है। अब यहाँ पर वर्किंग नोट बनेगा, ये नोट 1 बनेगा, ये पूरी वैल्यू बनेगी नोट 1 में जाके, और ये नोट 2 बनेगा डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है? अब नोट 1 बना लेते हैं। जी,
अब ये IS-38 और IS-2 से रिलेटेड है, ये ना IS-38 जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक उठाने वाले हैं, और इन्वेंट्री IS-2 इसके बाद वाला जो टॉपिक है, तो ये दोनों से मिला के उठा के सवाल बनाया गया है। ये IS-19 से रिलेट करता है, IS-19 में उसकी पूरी डिटेल है। ये नहीं पढ़ा ना, अभी नहीं पढ़ा, इसीलिए मैंने जो तीसरा पॉइंट है ना, इसीलिए क्वेश्चन 3 का बी लिखा है मैंने। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो मैंने लिखा है क्वेश्चन 3 का बी। क्वेश्चन 3 के बी 9 मार्क्स का है, और 3 का बी एग्जिबिट 3 से रिलेट करता है। और एग्जिबिट 3 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेट करता है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो अगली स्लाइड पे यहाँ मौजूद है, ये रही। जी। ये देखो हेल्ड फॉर सेल आ गया ना, देखो ये इट वुड नो सोल्ड एज नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड, तो 30 जून पे इसकी स्टॉप हो जाएगी डेप्रिसिएशन। अभी हमने पढ़ा ना IFRS 5 के थे, हेल्ड फॉर सेल में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा ट्रिगर हो जाता है 30 तारीख तक डेप्रिसिएशन करनी है इसकी। नहीं, कॉस्ट देखिए, जब तक आपका जो है ना मशीनरी रेडी नहीं हो जाती, उस वक्त तक लगने वाली तमाम कॉस्ट जो है वो वो कैपिटलाइज होती है ना। एक काम करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन जो ACCA वालों ने दिया है ना, वो भी सामने रखें। ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि सैंपल आंसर आ रहा है December 22 का। ठीक है। ये इसका क्वेश्चन 3 भी खोल लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैंने उस दिन दिखाया था, ये आंसर शीट ये देखो यहाँ पर इसने पूरी बाकायदा दी हुई है। इसका क्वेश्चन 3 भी हम चले जाते हैं सीधा, 3 भी, एग्जिबिट 3। अभी IS-38 में जो रिसर्च वाला जो फेज होता है ना, उसके बारे में ये बात लिखी हुई है, IS-38 डज नॉट अलाउ एनी एक्सपेंडिचर एंड रिसर्च। अब ये मैं अभी अगला टॉपिक मैंने उठाने वाला था, रिसर्च और डेवलपमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक IS-38 था, इसमें अगर आप जो है वो अगर मुझे आप इजाजत देते तो मैं जो है वो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता। तो इसमें यही बातें थी, रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, यही बातें मैंने आज के दिन में करनी थी। खैर चलो, ये सवाल से भी जो है वो एक थोड़ा सा आप लोगों को भी आंसर का भी फ्लेवर मिल जाएगा। और IS-16 में जो हमने पढ़ा है उसको यहाँ लाइव एग्जाम्पल्स यहाँ पर मौजूद। IS-38 डज नॉट अलाउ एनी एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन एन एसेट until the technical feasibility and commercial viability of the project is established। ये प्रिंसिपल है। After the technical and commercial viability has been established, क्वेश्चन को दोबारा सामने, ये क्या कह रहा है? द डायरेक्टर अनश्योर, 30 सितंबर तक द डायरेक्टर्स वर अनश्योर। 30 सितंबर तक डायरेक्टर्स जो है श्योर नहीं थे कि ये प्रोजेक्ट वायबल होगा भी कि नहीं। यानी 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक लगने वाले तमाम खर्चे, तो अभी तो ऐसा लग रहा था रिसर्च चल रही है, रिसर्च टाइप की चीज चल रही है। समझ रहे हैं? ये भी असल में IS-38 अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना। IS-38 अगर आप पढ़ लो ना, तो उसके बाद जो है वो थोड़ा, मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। दिस मीन्स दैट फॉर द ईयर एंडेड 30 तारीख तक द ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, जिसमें 9 महीने खर्चा हो चुका है, विल हैव बीन एक्सपेंस आउट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, एंड द फर्दर 3 मिलियन फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेके सिनेरियो दोबारा पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द ईयर एंडेड एज फॉलोज। 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक द रिलेटेड कॉस्ट जो है 1 मिलियन आती रही, यानी 3 महीने। 31 तारीख को टेक्निकल फिजिबिलिटी कंफर्म हो गई, 31 तारीख को।
ठीक है, फ्रॉम 1 जनवरी, तो जिस दिन टेक्निकल फिजिबिलिटी कंफर्म हुई, कैपिटलाइजेशन यहाँ से शुरू होगी 31 तारीख तक। तो 3 महीने ये भी जो होगा ये भी एक्सपेंस आउट हो जाएगा। 9 महीने यहाँ एक्सपेंस आउट हो जाएगा, 3 महीने यहाँ एक्सपेंस आउट हो जाएगा। ठीक है। हेलो। ये सवाल आप लोगों को मुझे लग रहा है IS-38 पढ़ने के बाद ही करना चाहिए यार, इसमें, क्योंकि IS-38 से पहले ये ना सिर्फ ये वाला सवाल कर पाओगे, बल्कि ये वाला सवाल है ना, परचेज ऑफ एसेट में ब्रांड नेम और ये वाली जो बात है, ये भी कर पाओगे। इसका 3A भी कर पाओगे। अभी फिलहाल जो है एक काम करते हैं, हम ये पढ़ लेते हैं। ये पढ़ के जो है इसके बाद जो है वो हम ये इसको इस सवाल पे दोबारा आते हैं, इस सवाल पे हम दोबारा आ जाते हैं। ठीक है। IS-38 का टॉपिक शुरू करते हैं। जी। जी। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, पूछो पूछो, सवाल बिल्कुल पूछो, सवाल बिल्कुल पूछो। तुम्हारी वाली होमवर्क वाली या मेरी वाली? अच्छा सर, देखें, ये 2 सालों में अगर आप देखो ना, तो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, बुक वैल्यू 60,000 पे चली गई थी जब जब रीवैल्यूएशन हो रही थी ना। एट द डेट ऑफ एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन बुक वैल्यू थी 60,000 रुपए। तो 60,000 की चीज को 1 20 तक पहुंचाना था। 60,000 की चीज को जो बुक्स में इस वक्त 60,000 पे खड़ी हुई है, उसको 1 20 तक पहुंचाना है। तो 40,000 डेप्रिसिएशन से लाके देने हैं, और 20,000 कॉस्ट बढ़ा के देने हैं। तो 60,000 रुपये बढ़ाने हैं हमने। तो 60,000 बढ़ाने के लिए 20,000 की एंट्री ये ले ली, 20,000 की एंट्री ये ले ली। रिवोल्यूशन सरप्लस की जो जीएल में है ना, रिवोल्यूशन सरप्लस का जो जीएल है, ये रहा रिवोल्यूशन सरप्लस का जीएल। इधर 60,000 की एंट्री आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी इस वक्त बुक्स में जो बुक वैल्यू मौजूद है, वो वो 60,000 की मौजूद है, ये वाली। 2 साल डेप्रिशिएट हुआ ना, 19 से लेके 19 20 और 20 21, 2 साल डेप्रिशिएट हुआ एसेट। उसकी डेप्रिसिएशन 40,000 रुपए बुक वैल्यू थी एट द डेट ऑफ रिवोल्यूशन, 30 जून 2000, 30 जून जो है 2000, 30 जून 2021, ये डिवोल्यूशन डेट थी ना हमारी। 60,000 रुपए बुक वैल्यू थी इसकी। ये वाला जो सिनेरियो ना, मेरा ख्याल है ये आपसे स्किप हो रहा है। तभी जो है वो आप थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या हुआ। बुक वैल्यू थी 30 जून पे 60,000 रुपए, हमने उस 60,000 की बुक वैल्यू को उठा के लेके जाना है 1 20 पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया। और कोई सवाल? अरुण साहब, आपका कोई सवाल नहीं आ रहा?
ठीक ठीक। हम्म। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। स्टार्ट करूं मैं? स्टार्ट हो? रिवॉल्यूशन से रिलेटेड होमवर्क, होमवर्क चाहिए? चलो मैं होमवर्क व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ, रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कोई एग्जांपल होगी ना, तो वो मैं एग्जांपल डाल दूंगा। अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करने के बाद उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है? मैं एक दिन का टाइम दूंगा, 2 दिन का टाइम दूंगा, आप लोग अटेम्प्ट करना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है? या सॉल्यूशन बोलोगे तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आप लोग होमवर्क में डाल के दे देना मुझे। सही है। प्रैक्टिस करनी जरूरी है मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है? चलो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो है ना, मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस तुम लोगों को जो है ना ग्रुप पे डालता रहूँ, ताकि तुम लोग जो है ना वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करते रहो साथ साथ, ठीक है ना? मैं कोशिश करता हूँ कि जो है वो तुम्हारे को जो है ग्रुप पे डाल देता हूँ। चले, IS-38 इंटेंजिबल एसेट्स से हम बात शुरू करते हैं। जी। क्या? हम्म। हम्म। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह। IS-38 इंटेंजिबल एसेट्स, ये हमारी कोर्स आउटलाइन है। इसमें ये हमें कहता है कि भाई आपने जो है वो क्या क्या पढ़ के आना है। नेचर एंड पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ, दो किस्म के एसेट बता रहा है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। इसके बारे में कह रहा है आप समझें भी और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताएं। दूसरी बात कह रहा है कि गुडविल और अदर इंटेंजिबल एसेट्स में क्या फर्क होता है। फिर कह रहा है क्राइटेरिया बताएं इंटेंजिबल एसेट का। फिर कह रहा है कि इम्पेयरमेंट टेस्ट गुडविल परचेज की हालत में क्या होती है। फिर कह रहा है कि बार्गेन परचेज क्या होता है, नेगेटिव गुडविल किसको बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इंटरनली जनरेटेड एसेट अदर देन गुडविल, गुडविल के अलावा जो एसेट है उसके बारे में ट्रीटमेंट बताएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ अकाउंटिंग स्पेसिफाइड बाय ISY फॉर एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ये SIC जो इंटरप्रिटेशन कमेटी का जो SIC है, एक मिनट, इसका नंबर जो है मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। मिनरल, ये देखो ये रहा, एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, IFRS 6। ये भी इसने जो है ना इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर ही घुसा दिया है। तो IS-38 जो है वो IFRS 6 के साथ ये वाला टॉपिक भी जोड़ दिया है इसने ना। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ, ये आपके सिलेबस में है, देखो ये रहा, सिलेबस में ये आपका पॉइंट पैरा 5 है, इंटेंजिबल एसेट, ये रहा फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट है इंटेंजिबल एसेट्स एंड गुडविल। इसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं और आखिरी में जो है ना इसने IFRS 6 का ये पैराग्राफ घुसा दिया, ठीक है ना? IFRS 6। अच्छा, अब हम वन बाय वन टॉपिक आगे बढ़ते हैं। क्या समझ में आ रहा है स्लाइड को देख के? हेलो, स्लाइड को देख के क्या समझ आ रहा है? इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो दो किस्म के हैं, एक गुडविल है और एक अदर देन गुडविल है, ठीक है?
गुडविल में दो किस्म की गुडविल है, एक इंटरनली जनरेटेड गुडविल है और एक परचेज गुडविल है। अदर देन गुडविल की जो चीजें होती हैं उसमें सॉफ्टवेयर होता है, लाइसेंस होता है, और जैसे मेडिसिन का फॉर्मूला होता है। समझ रहे हो, मेडिसिन जो बनती है ना, मेडिसिन का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा आपके जहन में क्या आ रहा है? और क्या? मैंने तो दो मिसालें लिखी हैं यहाँ पर, और भी पेज भरना चाहूँ तो मैं पूरा पेज भर दूं, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी रखने के लिए मैंने चंद मिसालें ली हैं। आपके जहन में और क्या आइडिया आ रहे हैं इंटेंजिबल एसेट से? वो एसेट जो दिखाई ना दे। वो एसेट जिसको छू ना सके, छू छू ना सके, हाथ ना लगा सके, फिजिकली टच ना कर सके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता ना। इंटरनली जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। अभी हम पढ़ते हैं ना, मैंने तो अभी खाली एक वो शोषा छोड़ा है कि जो है वो इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। अभी तो मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आया नहीं हूँ ना, अभी पढ़ते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पढ़ते हैं। तुम्हारा वाला सवाल अच्छा है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। ये जो तुम बात कर रहे हो ना, तुम्हारी खुद की गुडविल बन चुकी है, और अब उसका क्या करें? तो अभी आगे बताएगा आईएएस की क्या करें। ठीक है, आगे 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 पढ़ते हैं, आगे चल के। सही है, आगे बढ़ता हूँ। नहीं, ये लिस्टिंग फीस तो सालाना होती है ना। मोर देन वन ईयर, देखो मोर देन वन ईयर अगर किसी का भी बेनिफिट है, तो फिर वो तो इंटेंजिबल एसेट का जो डेफिनेशन है, एसेट का जो डेफिनेशन है उसमें फॉल कर जाएगा ना। उसमें फॉल कर जाएगा तो उसके हिसाब से फिर जो है वो भी इंटेंजिबल एसेट। जो चीज फिजिकली टच ना की जा सके और उसका बेनिफिट मोर देन अ पीरियड हो, तो वो इंटेंजिबल एसेट में डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है। इसमें पहला टॉपिक उठाते हैं हम, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या चीज है, कैसे आती है ये, क्यों आती है ये? अ- अब होता ये है कि हमें ना बाहर से किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीदने की कोशिश करें, तो आपको क्या लगता है कि जो उसके पास माल रखा हुआ है, क्या वो उस पे दे देगा? चलता हुआ बिजनेस, अगर मिसाल है कोई चलती हुई शॉप आप खरीदने जाएंगे, उसमें जैसे मेडिकल शॉप है, उसमें दवाइयां भी रखी हुई हैं और चलती हुई रोज की सेल आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो इसकी मेडिसिन की वैल्यू है और जो उसके फर्नीचर की वैल्यू है, ये उस पे दे देगा या फिर नहीं देगा? नॉर्मल सेंस क्या कहता है आपका? है? बिल्कुल नहीं देगा। वो चलता हुआ बिजनेस है, उसकी गुडविल मार्केट में क्रिएटेड है, तो अब वो क्या करेगा? वो बोलेगा भाई इसमें लाख रुपए का माल है या हजार रुपए का माल है। मेरी इस एग्जाम्पल में वो छोटी वैल्यूज लिखी हुई हैं, सिर्फ समझाने के लिए कि उसकी वैल्यू 1000 रुपए है, और उसको 1000 रुपए की चीज खरीदने के लिए 1100 रुपए हमने दिए, तो 100 रुपए जो है ना हमने गुडविल के नाम पे दिए। तो हमें तो वो चीज 1100 की पड़ गई, हमें तो वो चीज 1100 की पड़ गई। ठीक है, समझ आ रही है ये बात? तो इसमें एंट्री क्या बनी? गुडविल डेबिट, गुडविल डेबिट हो जाएगा 100 रुपए से, और एसेट जो हमने खरीदे हैं 1000 रुपए से डेबिट हो जाएंगे, और जो भी बैंक से पेमेंट की है 1100 रुपए की, ये एंट्री बन जाएगी टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ एसेट। ठीक है ना? शॉप कर देते हैं, चलो। तो ये जो हमारे पास एसेट, अब दो किस्म के एसेट आ गए, एक नॉर्मल एसेट आ गए, टेंजिबल एसेट आ गए, और ये इनटेंजिबल एसेट आ गया 100 रुपए का। ठीक है, ये एंट्री बन जाएगी इसकी। अच्छा, इसकी इसकी जो इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग के बारे में भी आगे भी बात लिखी हुई है। ये यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट, एनुअल एनुअल टेस्टिंग करनी चाहिए गुडविल की फॉर इम्पेयरमेंट, कि ये 100 रुपया 100 रुपये उसकी वर्थ है भी कि नहीं।
इसको हमने चेक करना है। वो कैसे करते हैं वो फिर हम आगे चल के पढ़ते हैं। अच्छा, अगर इम्पेयरमेंट होती कैसे है, अगर रिकवरेबल अमाउंट जो है, जितनी चीज परचेज करते वक्त दी थी उससे अगर कम हो जाए, रिकवरेबल अमाउंट अगर कम हो जाए कॉस्ट से, रिकवरेबल अमाउंट कॉस्ट से कम हो जाए, जैसे रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पर मिसाल दी हुई 80,000 रुपए, और उसकी कॉस्ट ऑफ गुडविल जो है वो लाख रुपए है, तो 20,000 रुपए की इसके अंदर इम्पेयरमेंट आ गई। इम्पेयरमेंट समझ में आ रही है? इम्पेयरमेंट किसको बोलते हैं? कि उसकी वैल्यू गिर जाना। जी 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 जी, ये वही चीज घूम रही है, इम्पेयरमेंट आपको बार बार तंग करेगा। अगला टॉपिक इसीलिए मैंने IS 38 के बाद अगला टॉपिक ही मैंने 36 रखा है, IS 36 इम्पेयरमेंट, क्योंकि ये बार बार आप लोगों को इम्पेयरमेंट का वर्ड जो है ना तंग कर रहा है। हाँ, लॉस की तरह है ये, बिल्कुल वैल्यू का गिर जाना, वैल्यू का गिर जाना इज इम्पेयरमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस है लाख रुपया, नेट एसेट वैल्यू ऑफ बिजनेस है 80,000 रुपया। तो ये अब ये देखो, नेट एसेट वैल्यू, अब ये नेट एसेट वैल्यू जो है, आ, इसने भी वही एंट्री बनाई है। आप देखें, गुडविल 20,000 से डेबिट हुआ है, नेट एसेट 80,000 रुपये से डेबिट हुआ है, और बैंक जो है लाख रुपए से क्रेडिट हुआ है। हमारी वाली जो ये एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ये बनाई है, इसमें अगर आप देखोगे तो सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। अभी जो नेट एसिड का वर्ड यूज कर रहा है ना, नेट एसिड्स के ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। टोटल एसिड्स लेस टोटल लाइबिलिटीज, ये बनता है नेट एसिड। ठीक है, तो यहां से हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुए कि अगर हम बाहर मार्केट में कभी कोई बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस खरीदने की कोशिश करेंगे, तो वो नेट एसिड की बात होगी जब भी बात होगी, क्योंकि जो भी बिजनेस आएगा वो, मिसाल है 2 लाख रुपए के एसेट है उसके, और 1,20,000 रुपए की उसकी जो है वो लाइबिलिटीज है, तो नेट एसेट 80,000 रुपए हुए। वही वही सिनेरियो बन गया जो मैंने अभी एग्जाम्पल में कोट किया है। तो ये नेट एसेट जो है वो, जी क्या कह रहे हैं, समझ नहीं पा रहा। ठीक है, इसका इस एंट्री को जो है ना, अगर मैं उसने नेट एसेट डेबिट किया है ना, मैं इसकी इसी एंट्री को, ये जो एंट्री बनाई है ना इसने, कि मैं इसी एंट्री को जो है ना थोड़ा सा घुमा के बनाता हूँ। ये 80,000 रुपए का नेट एसिड डेबिट किया है ना, तो मैं इसको जरा थोड़ा सा चेंज करके बनाता हूँ। गुडविल डेबिट 20,000 रुपए से, एसिड्स डेबिट हो जाएंगे 2 लाख रुपए से, लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी, लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी 1,20,000 रुपए से, और बैंक बैंक जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा लाख रुपए से। ये एंट्री बनेगी। नेट एसिड्स को तोड़ के बनाई है ना अगर एंट्री, तो वो ऐसे बनेगी, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस आपको अपने पास बुक्स में लेना है, तो उसकी एसेट भी खरीदोगे, लाइबिलिटी भी खरीदोगे, टोटलिटी पे चीज खरीदोगे। समझ में आ रही है बात? ये एंट्री समझ में आ रही है? देखें, ये एक एंट्री है, देखो ये एक एंट्री है गुडविल डेबिट। इससे पहले बैलेंस शीट की क्या हालत थी, आपको ये समझना पड़ेगा कि इससे पहले बैलेंस शीट की क्या हालत थी। इस बंदे के पास इक्विटी थी बिफोर परचेजिंग, मिसाल है उस बंदे के पास लाख रुपए की इक्विटी थी। ठीक है, इसकी एक साइड पे इक्विटी थी, दूसरी साइड पे उसके बैंक में पैसे रखे हुए थे, बैंक में पैसे रखे हुए थे लाख रुपए। ये था, ये वाली जो पोजीशन थी, ये थी बिफोर परचेज, बैलेंस शीट बिफोर परचेज, बिफोर परचेज, ये थी बैलेंस शीट बिफोर परचेज। ठीक है,
अब बनेगी बैलेंस शीट आफ्टर परचेज। ये जब परचेज कर लिया ये वाला बिजनेस, तो अब क्या होगा? अब देखो, बैंक हो गया क्रेडिट, बैंक हो गया क्रेडिट, तो बैंक बैलेंस जीरो हो गया, बैंक बैलेंस जीरो हो गया। गुडविल डेबिट हुई है। गुडविल एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, ये भी हमने पढ़ा। 20,000 रुपये ये आ गया, एसेट्स आ गए यहाँ पर। एसेट डेबिट हो रहा है 2 लाख रुपए से, ये 2 लाख रुपए ये आ गए। और यहाँ पर हमने एक लाइबिलिटी भी खरीद ली है 1,20,000 रुपए की, ये रिवाइज बैलेंस शीट बन गई। ये रिवाइज बैलेंस शीट बन गई। इस एंट्री के बनने से पहले बैलेंस शीट कैसी दिखती थी? वो ऐसी दिखती थी। इस एसेट के परचेज करने के बाद बैलेंस शीट कैसी दिखती है? वो ऐसी दिखती है, क्योंकि बैंक बैलेंस जीरो हो गया। इसने बैंक से सारे के सारे पैसे जो है इस बिजनेस को खरीदने में लगा दिए। अब इसकी इसकी बैलेंस शीट जो है वो इसकी बैलेंस शीट पे दो साइडें होती है ना, इक्विटी लाइबिलिटी, और ये दोनों साइडें बराबर होती हैं। बैलेंस शीट बैलेंस है, क्योंकि हमने एंट्री एंट्री को बस खाली जो है वो अकाउंट फॉर किया है। ये पुरानी बैलेंस शीट में ये लाख रुपए लेके आया था। अब आपको समझ में आ गया, आपके जहन में जो सवाल था कि ओनर की इक्विटी, ओनर ओनर की इक्विटी बैलेंस शीट बिफोर परचेज थी। अब हमने एक चीज परचेज कर ली, परचेज करने के बाद बैलेंस शीट कैसी दिखेगी? वो ऐसी दिखेगी। अब थोड़ी क्लियरिटी आ गई, या अभी भी है कोई जहन में कोई कंफ्यूजन? अभी तो आप, मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज है। हम्म। ये रही ना, करी ना, ये यही तो एंट्री है, ये रही ना, यही तो वो एंट्री है, ये रही ना, ये रही ना एंट्री, पास कर दी ना। बैंक से निकाले पैसे तो ये दे दिए, किसी और को दे दिए। यही तो वो एंट्री पास की है कि बैंक क्रेडिट कर दिया ना, बैंक से पैसे निकाल लिए, नए एसेट्स खरीद लिए। एसेट ने शक्ल बदल ली, इस लाख रुपए ने शक्ल बदल ली। थोड़ा गुडविल, थोड़ा एसेट, थोड़ी लायबिलिटी, इसकी शक्ल बदल गई। इस लाख रुपए को अब जो है ना, लाख रुपए में अब ये तीन चीजें आ गई, गुडविल, एसेट और लायबिलिटी। ये लाख रुपए में खरीदा हमने, नई चीज खरीदी हमने, चलता हुआ बिजनेस खरीदा हमने। सही है? क्लियर है? आगे बढ़ो। अच्छा, इसमें एक जुमला लिखा हुआ है, द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दिस गुडविल मस्ट बी असेस्ड एट ईयर एंड, एंड इफ इट इज फाउंड टू बी लेस देन 20,000, इस गुडविल को इम्पेयर करना पड़ेगा। ठीक है, हर साल इसकी एनुअल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और उसको जो है वो देखना पड़ेगा कि ये 20,000 की वर्थ जो है वो 20,000 की रही भी कि नहीं रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार्गेन परचेज नेगेटिव गुडविल। पहले बात हुई थी गुडविल, इधर पॉजिटिव गुडविल तो मैंने नहीं लिखा था, लेकिन मैंने सिर्फ गुडविल लिखा था। लेकिन ये नेगेटिव गुडविल क्या चीज होती है? नेगेटिव गुडविल का मतलब ये हुआ कि एक बंदा लाख रुपए मांग रहा है अपनी चीज के गुडविल के साथ। हमने बोला भाई लाख रुपए तो छोड़ो, ये तो आगे लॉसेस देगा, ये वाला बिजनेस, तो ये जो लॉसेस आगे 2 सालों में आएंगे, उसकी वजह से मुझे जो है ना, मेरे को तो, मैं आपको आपको तो एसेट की वैल्यू से भी कम वैल्यू दूंगा। अब जैसे इस बंदे ने क्या किया, इस एग्जाम्पल में परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस है, लाख रुपए में खरीद रहा है बिजनेस। उसके अंदर जो जो नेट एसेट्स मौजूद है बिजनेस के अंदर, 7.5 लाख रुपए के पड़ेगा। 6.5 लाख रुपए लोअर साइड पे उसने जो है वो बिड दी है। अब इसकी एंट्री क्या बन रही, आप ये देख रहे हो, 7.5 लाख रुपए इसने इनकम बना दी। नेगेटिव गुडविल, इसको इनकम बना दिया इसने, 6.5 लाख रुपए। बार्गेन परचेज बोलते हैं इसको। हमने सस्ता खरीद लिया ना, 7.5 लाख की चीज हमें साढ़े सिर्फ लाख रुपए में मिली। ये 6.5 लाख रुपए आज तो इनकम दे रहा है, क्योंकि ये वाला बिजनेस जो हम खरीद रहे हैं ना, ये ये वाला बिजनेस फ्यूचर में लॉसेस देगा, तभी ये इतना सस्ता मिल रहा है, तभी ये इतना सस्ता मिल रहा है। इसको लॉसेस हो रहे होंगे तभी ये बेच रहा है। ये लाख रुपए में ये बेचने के लिए तैयार है। ये आज तो हमें 6.5 लाख रुपए की इनकम दिख रही है, लेकिन जब ये आगे चल के जब चलना शुरू होगा और उसमें लॉसेस आना शुरू होंगे, तो ये 6.5 लाख रुपए वही वहीं खत्म हो जाएंगे। आगे चलने वाले आने वाले सालों में जो लॉसेस होंगे, उसके साथ जो है वो मतलब वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा ये। ठीक है।
ये है बार्गेन परचेज, जो इसमें जिसमें सिलेबस में लिखा हुआ है कि ये नेगेटिव गुडविल या बार्गेन परचेज अगर करें तो उसको कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है। वो इसको ऐसे एंट्री बना के अकाउंट फॉर किया जाता है। आगे बढ़ो। इंटरनली जनरेटेड गुडविल। इंटरनली जनरेटेड गुडविल। अभी ये जाडून वाली मिसाल है। वो कहता है यार हमने गुडविल बना ली मार्केट में बहुत। नया नया IS-38 पढ़ा, जाडून ने जाके बोला बॉस को, बॉस बॉस गुडविल बनाते हैं बुक्स में। IS-38 का पैरा 63 बोलता है, ओ भाई रुक जाओ। फॉलोइंग इंटरनली जनरेटेड आइटम मस्ट नेवर नेवर बी कैपिटलाइज। कभी भी जिंदगी में सोचना भी नहीं इन चीजों को कैपिटलाइज करने के बारे में। IS-38 पैरा 63 ने रोक दिया आप। भाई इंटरनली जनरेटेड गुडविल अगर आपने जनरेट कर भी ली ना, तो उसको सोचना भी मत कि जो है वो, हाँ उसको बुक्स में कैपिटलाइज कर लोगे। ठीक है। जड़ून साहब क्लियर है आप? कल जाके तुम बोल रहे थे। बोलोगे फिर कल जाके? नहीं, गुडविल तो देखो, अभी अभी पीछे पीछे गुडविल बनती कैसे, देखो गुडविल तो बन गई ना, मार्केट से ऊपर कोई बंदा पैसा देने के लिए तैयार है। जैसे इस केस में हुआ कि मार्केट में ये जो मिसाल दी हुई थी, पॉजिटिव परचेज गुडविल थी। ये आप किसी को बेचने जाओगे ना, तो आपके एसेट से ऊपर बिक जाएगा। उस वक्त सामने वाला बंदा गुडविल रिकॉर्ड करेगा, आप थोड़ी रिकॉर्ड करोगे। आप तो अपनी चीज बेच रहे हो ना। आप तो अपनी चीज बेच रहे हो। देखो, एक है सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, एक है बायर पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो महंगा खरीद रहा है ना शख्स, वो शख्स खरीदार खरीदार गुडविल रिकॉर्ड कर रहा है। बेचने वाला, अभी तुम क्या कर रहे थे, तुम अपना बिजनेस बिकवा रहे थे और गुडविल रिकॉर्ड करने की बातें कर रहे थे। समझ रहे हो? तो सेलर का पर्सपेक्टिव अलग है ना। नहीं, हो सकता है उन्होंने चलता हुआ बिजनेस खरीदा होगा ना। उन्होंने किसी से खरीदा होगा बिजनेस, तभी गुडविल रिकॉर्ड किया होगा। हाँ, ये वाली बात करी ना तुमने, अब तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो गया कि रीवैल्यूएशन कर देते हैं। एक काम करते हैं, रीवैल्यूएशन कर देते हैं, वैल्यू बढ़ा देते हैं। हम्म। सही बात। सही। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा IS-16 की जो रिवैल्यूएशन है वो क्यों करवाई थी। वो इसीलिए करवाई थी कि रिवैल्यूएशन करा के जो है ना, आपको जब गुडविल मार्केट से उठानी है ना, तो वो रिवैल्यूएशन के जरिए ही उठेगी ना। मार्केट में वैल्यू बढ़ चुकी है आपके 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 आइटम की। नहीं करेगा, ऑडिटर ऑब्जेक्शन मारेगा, बिल्कुल ऑब्जेक्शन मारेगा। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल के बारे में हमने क्लियर हो गए कि यार इसको कभी भी गलती से भी सोचना भी नहीं कि जो है वो कैपिटलाइज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वो। हाँ जी बोल। एक्सपेंस आउट हो जाएगा ना। देखो, ये तो एक्सपेंस आउट भी नहीं होगा ना। देखो, गुडविल ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन है मार्केट में। आप आपकी जो मार्केट में वर्थ है वो मौजूद है, लेकिन उसको उसको मेजर नहीं कर सकते ना आप। इसको वैल्यू कैसे देंगे? ये इतनी वर्थ है इसकी, इसकी इसकी मेजरमेंट कैसे करोगे? ना इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, ना इसका जो है वो, ना कोई एसेट रिकॉर्ड होगा। इसका कुछ भी नहीं होगा भाई। ना इसका एसेट रिकॉर्ड होगा, ना एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। इसका कोई फाइनेंशियल असर ही नहीं है, फाइनेंशियल इफेक्ट ही नहीं है।
क्या चीज है? अच्छा बताओ। हाँ, गुडविल, गुडविल, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ गुडविल आई हो, बिल्कुल आई होगी। ये कोई न्यूज़पेपर का कोई टाइटल वाइटल है, कोई टाइटल ऑफ अ न्यूज़पेपर और मैगजीन? अब फोर्ब्स मैगजीन है। फोर्ब्स मैगजीन अगर किसी ने बनाया, फोर्ब्स का एक नाम है, तो फोर्ब्स का एक नाम जो है वो ब्रांड अगर बन गया है। फोर्ब्स का नाम सुना है ना? ये सारी वो चीजें हैं जो 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 मार्केट में एग्जिस्ट करती है, बट ना उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, ना कभी कैपिटलाइज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, इंटेंजिबल इंटरनली जनरेटेड एसेट, इंटेंजिबल एसेट अदर देन गुडविल, अदर देन गुडविल की बात हो रही है। अदर देन गुडविल इंटरनली कैसे बनाए जाते हैं? इंटरनली कैसे बनाए जाते हैं? अच्छा, अब कोई भी चीज जब इंटरनली जनरेट करने की बात होती है, तो इसमें तीन फेजेस होते हैं। एक होता है, पहले बंदा रिसर्च करता है, रिसर्च करता है, रिसर्च करने के लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है। रिसर्च के बारे में यहाँ क्या लिखा? रिसर्च इज डिफाइंड एज ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन undertaken with the prospect of gaining new knowledge, new scientific knowledge या new technical knowledge या new understanding। रिसर्च करता है बंदा कुछ नया पाने की गर्ज से। अब वो रिसर्च वाले लोग जो है, कोई भी अगर खर्चा कर रहे हैं, तो वो रिसर्च रिसर्च की मद में होने वाला खर्चा रिसर्च फेज के दौरान, रिसर्च अभी कामयाब नहीं हुई है, रिसर्च अभी खाली जारी है, आए दिन रिसर्च के रिजल्ट फेल हो रहे हैं, तो वो रिसर्च कंप्लीट नहीं है। ठीक है। तो जो ये रिसर्च पे लगने वाले एक्सपेंसेस हैं, रिसर्च के दौरान लगने वाले जो एक्सपेंसेस हैं, उसका क्या होगा? रिसर्च की एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं? एक्टिविटीज एम्ड एट obtaining न्यू नॉलेज, द सर्च फॉर evaluation of final selection of application of research finding or other knowledge, द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव मटेरियल। अब एक बंदा किसी मटेरियल का ऑल्टरनेट ढूंढने के लिए रिसर्च करता है, या कोई डिवाइस का, अब जैसे आईफोन वाले हैं 14, 15, 16, सैमसंग वाले हैं A30, A40, A50, आगे बढ़ता ही जा रहा है, नई डिवाइसेस, इनोवेशन, इनोवेशन आ रही, ऑल्टरनेटिव मटेरियल, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बनते चले जा रहे हैं। अभी अगर वो लोग रिसर्च फेज में है, अगर एक बंदा, अगर वो रिसर्च फेज में अगर ये चीजें ढूंढ रहा है, नए प्रोसेसेस रिसर्च हो रहे हैं, नए सिस्टम्स रिसर्च हो रहे हैं, तो ये जो सारी रिसर्च की एक्टिविटीज हैं, इस इस एक्टिविटीज के दौरान लगने वाले जो खर्चे हैं, ये होने वाले जो खर्चे हैं, उन खर्चों का क्या करें? उनका क्या करें? क्या उसको क्या उसको रिकॉर्ड कर लें, एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लें? क्या करें उसका? IS 36 कहता है, रिसर्च फेज में लगने वाले तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को एक्सपेंस आउट करें, जान छोड़ें। एक्सपेंस, ये एक्सपेंस ट्रीट होगा। अभी जब हम IS 16 का जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो इसमें ये यही वाली बात लिखी हुई थी कि यार, ये जो रिसर्च है, 30 तारीख तक तो श्योर ही नहीं थे ये लोग, टेक्निकल फिजिबिलिटी, कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द रिसर्च चल रही थी अभी। ये जो प्रोजेक्ट में जो खर्चा हर महीने 1 1 मिलियन का लग रहा था, इस इस पूरे प्रोसेस में। जी, लिंक बन गया ना, अब लिंक बन गया, मेरा ख्याल है अब लिंक बन गया, तो अब थोड़ा समझ में आ जाएगा अभी। तो ये देखें, ये डेल्टा वाले जो है ना, श्योर नहीं थे, अभी रिसर्च जारी जारी थी, 30 तारीख तक जो भी खर्चा हुआ वो सारा का सारा एक्सपेंस हो गया। ठीक है। फिर आगे भी जब बढ़ रहे थे, तब भी जो है वो 1 मिलियन पर मंथ खर्चा हो ही रहा था, हो ही रहा था। यहाँ पर दिसंबर की 2000 X4 में,
दिसंबर की 31 तारीख को जो है वो कंफर्म हो गया कि हाँ ठीक है यार, ये अब ये प्रोजेक्ट जो है वो फिजिकली वायबल है, तो यहाँ से वो डेट इस्टेब्लिश हो गई। और ये जो फेज है, ये जो अगला फेज है, डेवलपमेंट का फेज, रिसर्च खत्म हो गई, अगला शुरू हो गया डेवलपमेंट फेज। यहाँ से जो भी खर्चा होगा वो कैपिटलाइज होगा यहाँ से। रिसर्च, डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद उसके उसके ऊपर से फिर फायदा उठाना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी यहाँ पर, कंप्लीट हो जाएगा कैपिटलाइजेशन डेवलपमेंट पे। और फिर जब प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी तो उसकी फिर अमोर्टाइजेशन शुरू हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? डेवलपमेंट में लगने वाला तमाम खर्चा वर्क इन प्रोग्रेस है। जिस दिन वो रिसर्च मतलब जो जो डेवलपमेंट वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन तक, यानी रिसर्च के खत्म होने से डेवलपमेंट के खत्म होने तक के खर्चे, रिसर्च स्टार्ट नहीं बोल रहा मैं, रिसर्च स्टार्ट हुई और रिसर्च खत्म हुई ये एक अलग चीज है। और फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और डेवलपमेंट खत्म हुई। हम्म, हम्म, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? इसको अगर मिसाल के तौर पे हम, अगर हम यहाँ यहाँ अगर रिसर्च रिसर्च की स्टार्ट डेट लिखे यहाँ पर, 1 Jan 2023, ठीक है। और रिसर्च की एंड डेट जो है वो अगर हम लिखें 22 Feb 2023, तो ये 2 महीने रिसर्च चली। इन 2 महीने के दौरान होने वाले तमाम खर्चे जो है वो एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, डेवलपमेंट स्टार्ट डेट, डेट्स का बड़ा गेम है अकाउंटिंग में। 1 March 2023, यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, डेवलपमेंट एंड हुई, 1 महीना डेवलपमेंट चली, 31 मार्च तक। ठीक है, तो इस फेज में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है जो भी खर्चा होगा वो कैपिटलाइज होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी होगा वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। ये दोनों एक, यहाँ से लेके यहाँ तक खर्चा होने वाला जितना भी होगा सब एक्सपेंस आउट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा वो कैपिटलाइज। जहां पर डेवलपमेंट रुकी, अब यहाँ से प्रोडक्शन शुरू करनी, तो ये डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन यहाँ मुकम्मल हुई। एसिड तैयार है, एसिड तैयार है। अब यहाँ से हम एसिड से फायदा उठाएंगे, बेनिफिट उठाएंगे। बेनिफिट दो तरीके से उठता है, या यूज करके या सेल करके। वो तीसरा भी तो है, रेंट पे देके। ठीक है। हम्म, हम्म। सही है। इसमें है ना, देखें, इस किस्म के जो सवालात होते हैं ना, उसमें ये होता है अजम्पशन लिखनी पड़ती है कि हम ये अज्यूम करते हैं हर महीने इक्वल प्रोडक्शन चलेगी, हर महीने इक्वल प्रोडक्शन चलेगी। अगर मिसाल है मैंने पूरे साल में अगर कहा है कि 1200 यूनिट बनेंगे, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि हर महीने डिवाइडेड बाय 12, 100 यूनिट प्रोडक्शन होगी। तो इस किस्म के सवाल में ना अपने एंड में रिमार्क्स लिख दिए जाते हैं कि वी हैव अज्यूम दैट, कि अजम्पशन लिख दी जाती है अपना। जब जब सवाल अब प्रेजेंट कर रहे होते हैं एग्जामिनर को, तो उसमें अपनी बात लिख देते हैं कि ये जो 1200 आपने पूरे साल लिया है, कि आई हैव अज्यूम दैट कि हर महीने 100 यूनिट बने, एवरेज एवरेज 100 यूनिट्स बने, तभी जाके ये 1200 साल के बने। ठीक है, तो इसमें एक अजम्पशन अपनी आंसर में लिखनी पड़ती है जब कभी भी सिनेरियो सिनेरियो जो है वो साइलेंट हो कि क्या करना। हम्म, उसको दो पीस में तोड़ना पड़ेगा, दो पीस में तोड़ना पड़ेगा।
इसके देखे ना, इसके इसके अंदर जो आपका जो होमवर्क में जो है ना, ये डेप्रिसिएशन जो है वो जो 3 महीने की होगी वो अलग कैलकुलेट होगी, और 9 मंथ की अलग कैलकुलेट होगी। मिसाल है, यहाँ पर लाख रुपए आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो 3 लाख रुपए आ रहा है, तो टोटल मिला के 4 लाख रुपए ऐसे बनेगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये बनेगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। जो है वो ऐसे बनेगी, 2 पीस में कैलकुलेशन होगी, और फिर उसका टोटल करके लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ऐसे लिखा जाएगा। हाँ। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ो। जार्डून सो गया, मुझे लग रहा है, नींद तो नहीं आ रही उसको, पूछो। जाग रहा है? नहीं है? जाग रहे हो? समझ आ रहा है? अरे, वैसे सेशन कितनी देर हो गया भाई? ये नॉन स्टॉप चलता है यार, ये तो अच्छा है, ब्रेक भी नहीं लगी इसमें कोई। 1 घंटा 50 मिनट हो चुके हैं, अच्छा। बाप रे। चले ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बारे में मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है कि डेवलपमेंट द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, ऊपर जो रिसर्च में जो भी निकला है उसको एप्लीकेशन करनी है, और प्रोडक्शन का डिजाइन बनवाना है, प्लान करना है। न्यू और सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड मटेरियल ये बनेगा। कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले तक लगने वाले तमाम खर्चे जो है ना डेवलपमेंट कहलाएगी। जिस दिन प्रोडक्शन यूज हो गई, कमर्शियल प्रोडक्शन, कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, इसका क्या मतलब है कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन? हाँ, यहाँ से हमारी सेल सेल शुरू हो गई, पहला आइटम सेल होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। हाँ, मार्केट में लोगों को बिकना शुरू हो गया। सैम्पलिंग खत्म, पहले होते सैम्पलिंग फेज आता है। सैम्पलिंग, लोगों को सैंपल बांटे जाते हैं, चेक कराए जाते हैं कि यार ये जो हमने बनाया है ये आप चेक करें सैंपल में, सही बन रहा है या नहीं। सैंपल जब लोग अप्रूव कर देते हैं ना, तो फिर वहां से बात शुरू होती है कमर्शियल प्रोडक्शन की। बस ये सैंपलिंग का खर्चा जो है ना आखिरी खर्चा होता है, जिसमें जो है वो डेवलपमेंट यहाँ स्टॉप हो जाती है। सैंपलिंग जो होती है ये, नहीं नहीं, डेवलपमेंट का आखिरी मरहला होता है, मतलब डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो रही होती है ना, तो आखिर में मशीन स्टार्ट करने से पहले, मतलब मशीन को बिल्कुल मतलब मशीन रेडी हो गई है पूरा, हर चीज प्रोडक्शन, टेस्ट प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं टेस्ट प्रोडक्शन फेज। डेवलपमेंट के दौर, ये रिसर्च तो अलग चीज होती है, वो तो प्रोडक्ट ढूंढ रहा था, प्रोडक्ट तो ढूंढ लिया। अब डेवलपमेंट करना जब शुरू करी, मशीनें उस हिसाब से बनाना शुरू करी, तो टेस्टिंग टेस्टिंग के डिवाइसेस भी बनाई जाती हैं कि यार ये सब सही चल रहा है, टेस्ट लेवल पे 2 3 4 5 6 चेक करते हैं, टेस्ट टेस्ट करके कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सही चल रहा होता है ना, तो फिर उस दिन अनाउंस कर देंगे भाई वी आर कमेंसमेंट, हमारा जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुआ। और जो है ना वो बाकायदा वो एक डेट होती है कि यार ये डेट से जो है ना हमने कमेंसमेंट शुरू कर दी। ठीक है। ये कैपिटलाइज हो, ये वाली सैम्पलिंग जो होती है वो कैपिटलाइज हो जाती है। ये वाली सैम्पलिंग होती है। ये नई प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, ये नई प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, ये हमने बनाई है, ये काइंडली टेस्ट करके उसका डिफाइन वो बताएं, वो रिजल्ट बताएं। तो ये जो सैम्पलिंग होती है कैपिटलाइज रिजल्ट। बिल्कुल। अगर उसके पैसे अगर मिल रहे हैं ना, अगर मिसाल है 100 रुपए का प्रोडक्ट, आपने बोला यार एक काम करो ये अभी सैंपल पे ले लो लेकिन 30 रुपए का ले लो, तो आपकी जो कॉस्ट है ना, 100 रुपए का आइटम है और 30 रुपए रिकवर हो गए, तो आपके तो खर्चा हुआ 70 रुपए का नुकसान हुआ ना। 100 रुपए की एक चीज थी, मार्केट में बोला यार आप एक काम करो 30 रुपए की ना, तो टेस्ट करके मुझे रिजल्ट दे दो, सैम्पलिंग की भी रिकवरी कर लिया आपने, थोड़ा सा रिकवर हो गया, नहीं तो 100 का 100 पूरा लॉस हो जाता। छोटा मोटा अगर कुछ रिकवरी मिल जाती है ना, तो वो नेट करके ले आ जाता है, कैपिटलाइजेशन फिर 70 रुपए की होगी। थोड़ी बहुत हो सकता है माइनर वैल्यू रिकवर भी हो जाती है बाल औकात ना।
नहीं 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 नहीं, 100 कैपिटलाइज नहीं करोगे आप। 100 - 30, 70 रुपए कैपिटलाइज करोगे आप कैपिटलाइजेशन जो करोगे वो 70 रुपए की करो, 30 रुपए तो रिकवर हो गए ना। 30 रुपए के तो पैसे उसने दे दिए ना। 100 रुपए का खर्चा था, 100 रुपए की चीज आप अगर 105 में बेचते तो आपका 5 रुपए नफा होता, लेकिन 100 रुपए वाली चीज 30 रुपए में बेच दी ना आपने, तो 70 रुपए का जो आपका नुकसान है ना, इस नुकसान को कैपिटलाइज करना है। नहीं नहीं, देखो ये तो आप है ना हर मंथली सैम्पलिंग पे चल, नहीं ये वो सैम्पलिंग नहीं है भाई। कमर्शियल प्रोडक्शन होने से पहले तक की सैम्पलिंग है। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, बाद की सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एक्सपेंस हो जाता है भाई, वो कैपिटलाइज नहीं होता। डेट ऑफ कमेंसमेंट से पहले अगर कोई सैम्पलिंग की है तो उसका ट्रीटमेंट कैपिटलाइजेशन का है, और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद अगर कोई सैम्पलिंग की है तो वो सैम्पलिंग एक्सपेंस आउट हो जाएगा, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। ये कमेंसमेंट की जो डेट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। अच्छा, इधर आ जाते हैं डेवलपमेंट एक्टिव। अरे आ रही, अगली स्लाइड आ रही है मेरे भाई, अमोर्टाइजेशन की पूरी स्लाइड है। सबर सबर सबर। अभी तो मैं सिर्फ एक एक इंटेंजिबल एसेट जो इंटरनली जनरेट हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। अभी सबर सबर, हम अभी तो हम आगे प्रोडक्शन लेवल पे गए ही नहीं है ना यार। अभी अभी मैंने क्या बताया कि अभी डेवलपमेंट चल रही है। अभी प्रोडक्शन शुरू होगी तो फिर अमोर्टाइजेशन शुरू होगी, तो अमोर्टाइजेशन की बातें भी करूंगा मैं अभी। सब्रुन सब्रुन सब्रुन। ठीक है। अच्छा, ये आ जाते हैं इधर, इसमें इसमें एग्जाम्पल्स बता रहा है। IS 38 का पैरा 59, ये जो 38.59 अगर लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब है IS 38 के 59 पैराग्राफ में ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डिजाइन बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, प्रोटोटाइप्स बन रहे हैं, मॉडल्स बन रहे हैं। ये जो बनाते हैं ना, ये जो बड़े बड़े प्लाजा बनाते हैं उससे पहले एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हैं। ये सब डेवलपमेंट एक्टिविटीज है ना। ये जो 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 प्लाजा बनाने वाले जो लोग नहीं, डेमो डेमो पे वो बनाते हैं, प्रोटोटाइप टाइप की चीज जो बनाते हैं, तो यहाँ उसकी बात हो रही है। डिजाइन ऑफ टूल्स, मोल्ड्स बनते हैं, जो प्लास्टिक का काम करते हैं उनमें मोल्ड्स मोल्ड्स वोल्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डाइज, प्रिंटिंग का जो काम करते हैं उनके लिए डाइज वगैरह जो है वो इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। डिजाइन कंस्ट्रक्शन और पायलट प्लांट बनाते हैं, छोटा पायलट प्लांट बनाते हैं छोटे लेवल पे। अब 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो 1 अरब रुपए पूरा एक साथ जाया हो जाए, इससे बेहतर ये कि छोटा टेस्ट पायलट प्लांट बना के उसको छोटे लेवल पे चेक कर देंगे यार, ये जो चीज है वो सही है भी कि नहीं। ठीक है ना। तो ये भी डेवलपमेंट में शुमार किया जाता है। वो बड़ी बड़ी शिपें जो बनती है ना, जो जो जहाज जो समंदर में उतरते हैं, उसका एक छोटा प्रोटोटाइप जो है ना, समंदर की लहरें आर्टिफिशियल बना के उसको टेस्टिंग की जाती है। बाद शिप जब बनते हैं तो शिप शिप पूरा बड़ा बनाने से पहले वो एक जो डिजाइन होता है वो पहले पहले एक छोटा पायलट शिप भी इसको बोलते हैं, छोटा शिप बनता है। उसको उसको टेस्टिंग की जाती है, उसकी शक्ति चेक की जाती है कि वो कितना मजबूत है। उसके बाद उसको समंदर की गहराइयों में उतारा जाता है। अब आप समझ सकते हो शिपिंग इंडस्ट्री जो है, इतने बड़े बड़े शिप्स बनते हैं और लाखों लोग भी जा रहे होते हैं और सामान भी टनों के हिसाब से जा रहा होता है। तो वो पहले ये सारे काम जो है ना, टेस्टिंग होती है, उसके बाद ये लॉन्च होता है, ये बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं। और ये वो क्वालिफाइंग एसिड है। आप समझ रहे हैं, क्वालिफाइंग एसिड की डेफिनेशन मैंने कल बताई थी ना, लास्ट टाइम। जो बोरिंग कॉस्ट को जो कैपिटलाइजेशन करती है, ये बनाने में कितना टाइम लगता होगा। आप जस्ट इमेजिन करें, शिप बनना शुरू होगा आज से, तो वो कितने अरसे में बनेगा आप खुद सोचो। एक बड़ा अगर क्रूज शिप बन रहा है जिसमें 100 कमरे बनेंगे,
और मतलब हजारों लोगों को लेके जाएगा, तो वो क्रूज शिप जो होगा वो कितने का बनेगा और कितना टाइम लगेगा बनने में, आप इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें जो बातें लिखी हुई हैं, ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज जब मुकम्मल हो जाती हैं और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, तो वो पॉइंट तक जो है वो सारा का सारा एसेट कैपिटलाइज होता है। ठीक है। वंस द डेवलपमेंट फेज इज कंप्लीट, यहाँ से बात आती है प्रोडक्शन फेज की। वंस द डेवलपमेंट फेज इज कंप्लीट, द इकोनॉमिक बेनिफिट जो है फ्रॉम द यूज ऑफ डेवलपमेंट एसेट कैन स्टार्ट टू फ्लो। अब वहां से जो है ना फायदा आना शुरू हो जाता है। In order to achieve a better reflection of diminishing value of asset as a result of usage, the development asset should be amortized. और अब बात आती है कि उस एसेट को अमोर्टाइज किया जाए। आ गया भाई टॉपिक तुम्हारा अमोर्टाइजेशन का मेरा भाई, बेचैन रू। अच्छा, चलिए ठीक, ये आगे बढ़ते। ये एक एग्जांपल है। इसमें एक कंपनी है। हाँ ठीक, ठीक, ठीक। ये मैं स्लाइड आपको दे देता हूँ। ये स्लाइड मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, इसको फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये वाला सवाल एक बार दोबारा देखने की कोशिश करना। ये वाला सवाल अब मेरा ख्याल है ये सवाल तुम्हें बेहतर समझ में आएगा, ये वाला सवाल। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पढ़ना और इसके साथ साथ है ना उसका सवाल, अभी क्योंकि स्टार्टिंग है ना, तो ये डाउनलोड, या बोलो तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको ये आंसर आंसर पेपर भी दे देता हूँ। ये मेरा डाउनलोड हुआ है, तो मैं डाउनलोडेड ये आंसर भी दे देता हूँ। चल, ये मैं कर। वर्किंग वर्किंग करके एक्सेल पे भी दिखा सकते हैं और वर्ड में भी दिखा सकते हैं। दोनों तरीके से आंसर आपका, आपको अपना मैसेज पहुंचाना है एग्जामिनर को। दोनों तरीके हैं, देखो ये सारी वर्किंग्स ही है ना। अब वो एक्सेल पे वर्किंग्स बना के और उसमें आप प्रेजेंटेशन कर दो, ये भी पॉसिबल है। और नरेशन लिखना चाहो, नरेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये आपको मैं भेज रहा हूँ यहाँ पर, सेशन क्लोज। ये रिकॉर्डिंग जो है वो देख लो यार, रिकॉर्डिंग हो गई है तो रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके और शेयर कर देना। मैंने यार ढूंढी नहीं, होगी, होगी पड़ी भी होगी मैं देखता हूँ। स्टॉप कर दे रिकॉर्डिंग, ठीक है, स्टॉप कर दे। ठीक है, चलें ये सेशन यही एंड करते हैं। मैं आपको स्लाइड्स भेज देता हूँ। आप उसको देखें और इंशाल्लाह फिर अगली क्लास कल 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 कितने बजे करनी है? सेम टाइम। चलें, ठीक, ठीक, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।